हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो आज डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ से रिलेटेड दो और चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि वो दोनों चीज़ें है क्या। तो ओम्स लॉ की अगर बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। तो 1826 में एक साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि जब कोई कंडक्टर हो, एक कंडक्टर ले लीजिए आप, ठीक, उन्होंने कहा जब कोई कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो कर रहा है, जो I करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, ओम्स लॉ कहलाएगा। ठीक है, सो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ। मगर उन्होंने डिफाइन कैसे किया इस बात को, उन्होंने कहा कि किसी भी फिजिकल एटमॉस्फेयर में, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्होंने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the potential difference is directly proportional to the electric current। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इलेक्ट्रिक करंट के है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, ओम्स लॉ की बात कर रहा था। तो ओम्स लॉ में साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर देते हैं, या आप कह लीजिए कि इवन जो फिजिकल इन्वायरमेंट हो वो कांस्टेंट हो, और फिजिकल इन्वायरमेंट जब कांस्टेंट हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जब आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया हमने तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I R आ जाएगा। यहां पर जो R टर्म है, R क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो V अपॉन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अब देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ड्यू टू दैट V कैन से V अपॉन I बराबर R, ये किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा। R जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो अब एक रिलेशन मिला है ओम्स लॉ से। रिलेशन क्या मिला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर है तो V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। R इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड दिस इज कांस्टेंट। लेकिन ये जो V अपॉन I है, इसको आप कभी भी ओम्स लॉ नहीं कहेंगे। V अपॉन I जो है ओम्स लॉ को डिनोट नहीं करता है। V अपॉन I जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। अब एक्चुअल ओम्स लॉ क्या है, देखो यहां से रिलेशन समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, जो कि क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक, अब यहां पर V अपॉन I बराबर कांस्टेंट मिल गया। लेकिन मैंने अभी एक टर्म और फिर से कहा कि जो VI रिलेशन है, क्या कहा मैंने, VI रिलेशन इज नॉट ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ बिल्कुल भी नहीं है। फिर ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ये कहता है कि इफ VI ग्राफ इज लीनियर, इफ VI ग्राफ इज लीनियर देन द कंडक्टर इज फॉलोइंग ओम्स लॉ।
तो अगर वी आई ग्राफ लीनियर है तो जो भी आपका कंडक्टर है वो किसको फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ओम्स लॉ के रिले कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्राफ लीनियर होना चाहिए, ठीक है, ना कि वी आई रिलेशन से कोई मतलब है। वी आई रिलेशन क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रहा है, और वी आई ग्राफ अगर लीनियर है तो क्या कहलाएगा, ओम्स लॉ कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो दो तरीके से मैं वी आई को डिनोट कर सकता हूं, कभी भी कोई भी चीज को। मैंने कहा ये क्या मेरे लिए हो जाए, एक्स एक्सिस हो जाए, और ये क्या हो जाए मेरे लिए, वाई एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दोनों एक्सिस ले लिए हैं। अब एक एक्सिस को मैंने कहा कि ये मेरे लिए क्या डिनोट कर रहा है, करंट डिनोट कर रहा है आई, ये क्या डिनोट कर रहा है, V डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखो V वर्सेस I, तो ये क्या कहलाएगा, VI ग्राफ कहलाएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इंक्रीज किया, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इंक्रीज किया, तो जैसे मैंने मान लो 0.5 किया, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट यहां तक इंक्रीज हो गया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट भी इंक्रीज होता हुआ चला गया है, ठीक है। और ये कैसे इंक्रीज हुआ है, लीनियर इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या कहेगा, ये वाला वी आई ग्राफ ये किसको डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो ये दिस ग्राफ holds Ohm's law because it is linear। तो ये क्या है, लीनियर है। लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर क्या निकालने हम लोग, देखो ये किसको डिनोट कर रहा है, मैथमेटिकल टर्म्स में जाएं तो किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप को डिनोट कर रहा है। तो स्लोप बराबर कितना होता है, m बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना होता है, y अपॉन x, यानी कि रेजिस्टेंस R बराबर किसको डिनोट कर रहा है, y पर क्या है, v है, और x पर क्या है, I है। तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या निकाल लें, v अपॉन आई, यानी इस पॉइंट पर v अपॉन आई निकालें, या इस पॉइंट पर v अपॉन आई निकालें, या इस पॉइंट पर v अपॉन आई निकाल लें, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्यों कांस्टेंट मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफ हमारे लिए क्या है, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब इसके अलावा थोड़ी चीजें और डिस्कस करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, यानी ये जो वी आई ग्राफ है, इससे भी हमको ये पता चल सकता है कि किस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा, किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बट ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी एक और चीज मैं आपको डिनोट कर देता हूं, आईवी ग्राफ क्या है। तो देखो अब क्या किया मैंने सेम एक्सिस रखा, मैंने ये एक्स एक्सिस रखा, और ये वाला मैंने क्या रख दिया, y एक्सिस रख दिया। लेकिन अब y एक्सिस पे मैंने किसको डिनोट कर दिया, v को डिनोट कर दिया, और x एक्सिस पे किसको डिनोट कर दिया, सॉरी इसको मैंने I कर दिया इस बार, और इसको क्या कर दिया, v कर दिया। तो ये अब क्या हो जाएगा, IV ग्राफ हो जाएगा, IV ग्राफ। देखो VI ग्राफ का मतलब क्या हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अब क्या इंक्रीज करने बेटा, अब इंक्रीज I कर रहे हैं, तो अभी भी क्या अब प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। दोनों रिलेशन में थोड़ा सा फर्क निकल के आता है रिजल्ट में। क्या हो जाएगा, देखो V बराबर IR होना चाहिए, यहां से क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो गया, ठीक है।
लेकिन अब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि I बराबर भी V और यहां पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट R हो जाए। तो क्या हो जाएगा, R बराबर I अपॉन V हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बार R बराबर क्या मिल रहा है, V अपॉन I, दूसरी जगह क्या मिल रहा है, R बराबर I अपॉन V? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहां पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा वो कहलाएगा कंडक्टेंस। क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। कंडक्टेंस देखा जाए तो क्या हो जाएगा, G बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन V है। ठीक है, तो मैं क्या इसको I अपॉन V को 1 अपॉन V अपॉन I लिख सकता हूं। तो G बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन V अपॉन I। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा। ये रिलेशन अभी इधर मैं लिख देता हूं। तो देखो यहां पर मुझे क्या मिल गया, IV ग्राफ मिल गया। तो IV ग्राफ में क्या डिनोट कर रहा है, कंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है। और कंडक्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर मैं I को इंक्रीज कर रहा हूं और फिर से मुझे लीनियर ग्राफ मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ओम्स लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक, अब रेजिस्टेंस आपको पता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो स्लोप tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर y अपॉन x हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए g बराबर कितना हो जाएगा, I अपॉन v हो जाएगा। और मैं क्या लिख सकता हूं, g इज इक्वल टू जो है 1 अपॉन r है और इज इक्वल टू कितना है, I अपॉन v। ठीक, तो मैंने क्या कहा, R जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, R क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और G क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे कि VI ग्राफ हो गया, IV ग्राफ हो गया। अब मान लीजिए कई बार आपको एक रेजिस्टेंस से ज्यादा कई रेजिस्टेंस दिए हुए हों, तो आपको कैसे पता चलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि किसका रेजिस्टेंस कम है या किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने अभी देखा है कि जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में भी बाद में डिस्कस करते हैं कि वो है क्या चीज, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि कई ज्यादा हो, एक से ज्यादा जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो, तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि कई सारे रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस RA ले लिया मैंने, दूसरा रेजिस्टेंस RB ले लिया, और तीसरा रेजिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, RC ले लिया। किस वाले में, VI ग्राफ में। ठीक है, मैंने कहा पहले वाले का जो एंगल है वो कितना है, इस वाले का एंगल थीटा C, दूसरे वाले का एंगल कितना हो गया, थीटा B हो गया, और पहले वाले का एंगल कितना हो गया, थीटा A हो गया। ओके, अब देखो यहां पर आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले वाले को निकालते हैं, सबसे पहले वाले को। ठीक है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला एंगल थीटा A को डिनोट कर रहा है। अब मैंने क्या बताया था, स्लोप बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, y अपॉन x होता है, कितना हो जाएगा, v अपॉन I हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या कहा, tan थीटा A बराबर y कितना है बेटा, यहां पर देखो अगर कितना है तो y 1 है। ठीक है, और x कितना है, ये भी 1 है। ठीक, तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। अब उसी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक करंट 1 था तब थीटा B वाला देखा जाए कितना है, ओके, तो ये मान लेते हैं 1.5 है। तो tan थीटा
tan थीटा b बराबर कितना हो जाएगा? देखो फिर से y हमारे लिए कितना है 1.5 और x कितना है, यानी कि i कितना है 1 है, तो ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 1 ओम। ठीक है, ये किसके बराबर है? 1.5 ओम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ये 1.5 ओम हो गया। tan थीटा सी निकाल लेते हैं। tan थीटा सी उसी पॉइंट पर सब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, ओके, तो tan थीटा सी बराबर, देखो y कितना है 4 है, x कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा एंगल किसका है? थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। तो वी आई ग्राफ में क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा एंगल होगा, ध्यान देना वी आई और आई वी में फर्क हो जाएगा। कई बार आपको एग्जाम में वी आई के बजाय आई वी दिया होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। तो मैंने क्या कहा, वी आई ग्राफ में जितना ज्यादा एंगल होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक कंक्लूजन लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं? इन वी आई graph, in VI graph, higher the angle, higher the electrical resistance, electrical resistance. So here we can say if we are increasing the angle between V and I, the electrical resistance is also increases. ठीक, तो पहला कंक्लूजन यहां पर हम लोगों को मिल गया। अब वी नो दैट R इज इक्वल टू कितना होता है? 1/G होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसका क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या हो जाएगा? GC लेस देन जी बी लेस देन जी ए हो जाएगा। ओके, सो इन वी आई ग्राफ वी कैन से इफ द एंगल बिटवीन V and I is greater, then resistance will also be greater, but the electrical resistance will be lower. ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब इधर वाले कंडीशन में क्या करता हूं मैं, IV ग्राफ को डिनोट कर देता हूं जल्दी से। अब एक को मैंने डिनोट कर दिया है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, IV ग्राफ भी डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या काम किया इस बार, ये I ले लिया, ये क्या ले लिया, V ले लिया, इसका रेजिस्टेंस मैंने कहा RA, इसका रेजिस्टेंस मैंने कहा RB, इसका रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा RC। ठीक है, तो IV ग्राफ में वैसे कोशिश क्या करिए कि जब IV ग्राफ रहे तो आप रेजिस्टेंस के बजाय कंडक्टेंस लिखा करिए। ठीक है, बट यहां पर मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में ही बता रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही डिनोट कर रहा हूं। तो मैंने क्या काम किया, इस वाले एंगल को थीटा सी माना, इस वाले एंगल को थीटा बी माना और इस वाले एंगल को क्या माना, थीटा ए माना। किसी पॉइंट पर हमने कहा करंट 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, तो दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट ले लीजिए। जैसे देखो यहां पर क्या कर सकते थे हम लोग, इसको कांस्टेंट मानकर ऐसे वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, लेकिन मैंने क्या काम किया, यहां पर कांस्टेंट माना और v को वैरी कराया। अब यहां पर मैं क्या काम करता हूं कि मैंने कहा देखो रेजिस्टेंस R बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर tan थीटा, स्लोप बराबर कितना होता है, y/x होता है। तो यहां पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, y/x। तो देखो y कितना है हमारे लिए, I है, और x कितना है, v है। तो tan थीटा बराबर कितना मिल गया, I/v मिल गया, जो किसके बराबर है, 1/r के बराबर है। ओके,
तो यहां पर कंडीशन क्या मिलेगी, 1/r मिल जाएगी। तो अब देखते हैं सबसे पहले इस पॉइंट पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट हो गया। तो हम लोगों ने कहा ये कौन किसको डिनोट कर रहा है, tan थीटा ए को डिनोट कर रहा है, tan थीटा ए को डिनोट कर रहा है। और tan थीटा ए कितना है, i कितना है 1 है, i कितना है 1 है, v कितना है 2 है, तो कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो 1/r बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। देयरफॉर r बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरे वाले की बात करते हैं कि मैंने कौन से कांस्टेंट रखा है, v को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, तो v को कांस्टेंट रख दिया, तो इसको कांस्टेंट रखा, तो यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो tan थीटा b क्या डिनोट कर रहा है, i कितना है 3 है और ये कितना है 2 है। तो ये किसके बराबर हो गया, 1/r के बराबर हो गया। तो 1/, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर रेसिप्रोकल 2/3। ठीक है, तो 2/3 का मतलब कितना हो गया 0.6, फिर 6, तो 0.67 ओम लिख देता हूं मैं। ओके, तो RA हो गया, RB हो गया। इसी तरीके से tan थीटा C कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा C देखो यहां से फिर से ले जाते हैं। ओके, बहुत कोई हाई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कोई हाई वैल्यू आ रही है जो कि मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है इतना ज्यादा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट वैल्यू कितनी आ रही है, 1/0 के आसपास आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, tan थीटा C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि 1/r के बराबर हो गया। देयरफॉर r बराबर कितना हो जाएगा 2/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट बराबर 0 होता है। देयरफॉर RC बराबर कितना मिल जाएगा, 0 ओम मिल जाएगा। ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट यहां पर मैंने कोई वैल्यू इस तरीके से डिनोट नहीं किया है, तो मैं कह सकता हूं। तो देखो यहां पर क्या मिल रहा है कि RA ग्रेटर देन RB ग्रेटर देन RC, जबकि क्या है tan थीटा C, लेकिन एंगल के फॉर्म में लिख दें, थीटा C ग्रेटर देन थीटा B ग्रेटर देन थीटा A। तो क्या मिला IV ग्राफ में, क्या मिला IV ग्राफ में हमको ये मिला कि जितना ज्यादा एंगल कम होगा, जितना ज्यादा एंगल कम होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो अब ऐसे ही देखते हुए आपको कुछ नहीं करना है। IV ग्राफ है, जो सबसे पहले होगा, जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी लीनियर, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, उसके बाद उसका, उसके बाद उसका, यानी कि जो I की तरफ होगा, जो I की तरफ होगा उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। यहां पर उल्टा केस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ ना ध्यान देना हो, ये सब चीजें कुछ भी ना ध्यान देनी हो, मान लो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं याद है, तो क्या याद रखना है, ना VI ग्राफ याद है ना IV ग्राफ याद है, तो आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखना है कि ओके, आई एम सॉरी, कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या बात कर रहा था मैं, मान लो ये भी ग्राफ ना याद हो, ये भी ग्राफ याद ना हो, यानी VI ग्राफ ना याद हो, IV ग्राफ ना याद हो, तब भी आप एक लाइन याद रख के बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर जो हम लोगों को अभी कंक्लूजन मिला है, कंक्लूजन में क्या मिला है कि भाई जो भी V की तरफ है, जो स्लोप V की तरफ है, तो अगर देखा जाए तो RC वाला स्लोप किसकी तरफ है, V की तरफ है। तो RC वाला स्लोप V की तरफ है, तो RC में रेजिस्टेंस कितना मिला है हम लोगों को, देखो 4 ओम मिला है। ठीक है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, मैं लिख देता हूं, ये कितना है RA है, ये क्या है RB है, ये क्या है RC है। ठीक, तो देखो जो स्लोप RC स्लोप पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ है, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यहां पर आ जाओ,
RC, RB, RE। अब देखो ये तीनों में से RA इस बार किसकी तरफ है? पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ है, ठीक है। तो जब RA पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ हो गया, इसका मतलब मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? RA का होना चाहिए। और यहां पर देख लेते हैं प्रैक्टिकली हम लोगों को कितना मिला है? RA बराबर 2 ओम मिला है, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप सीधे एक चीज लिख सकते हैं कि जहां पर जो भी स्लोप पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ होगा, बिना कुछ सोचे समझे उसको आप कह देंगे कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। यानी अब मैं कुछ लाइन ऐसे बना दूं, एक और बना दिया इधर, तो ये वाले का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया। एक और बना दिया तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इसका। यहां पर मैंने एक और लाइन बना दी तो इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। यानी कि अगर इस लाइन को करंट और फॉलो करें, यानी इलेक्ट्रिकल करंट इसको फॉलो करने लगे, पोटेंशियल डिफरेंस के ही लाइन को, दोनों पैरेलल हो जाएं, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इन द सेम वे यहां पर हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ रिजल्ट थे जिसके बिहाफ पर VI और IV ग्राफ के बिहाफ पर हम बता सकते हैं। बट ये जितने भी रिजल्ट थे, ऑल ऑफ देम वाज फॉलोइंग ओम्स लॉ। लेकिन क्या दुनिया में सारे कंडक्टर्स, सारी चीजें ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। ये सारी चीजें नोट्स में नहीं होंगी, नोट्स में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पोर्शन और ओम्स लॉ वगैरह जैसी चीजें होंगी। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है, या कौन कौन सी चीजें हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, या हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इफ VI ग्राफ इज लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो क्या कहेंगे? फॉलोज ओम्स लॉ। लेकिन इफ देखो VI या IV ग्राफ कुछ भी हो, इफ VI ग्राफ इज नॉन लीनियर, क्या हो? इज नॉन लीनियर, मतलब कर्व हो, पैराबोलिक हो, स्फेरिकल हो, या कुछ और हो, ठीक है। तो देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये वाला क्या होगा? कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाए? कुछ ऐसे हो जाए, या दूसरा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ठीक है। तीसरा कैसे हो जाए? ऐसे हो जाए, मतलब कुछ भी हो, बस वो स्ट्रेट लाइन ना हो। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? वो नॉन लीनियर है। तो क्या कहलाएगा? डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो मैंने कंक्लूड ऑलरेडी एक चीज आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था V/I जो है, V/I जो है वो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो V/I जो है ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो V/I तो यहां भी निकाल सकते हैं, V/I यहां भी निकाल सकते हैं, V/I यहां पर भी निकाल सकते हैं। तो V/I देखो ये किसके लिए हो जाएगा? जैसे ये एक टॉर्च है, ठीक है, उसके लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? डायोड के लिए हो जाएगा। तो देखो डायोड या बहुत सारी चीजों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना भी आप अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल करंट भी उतना ही ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है। तो एक मेटल लिया हमने, मान लो ऐसे ये वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट भी उतना ही फ्लो करता जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। लेकिन बल्ब ले लीजिए, बल्ब में क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने अप्लाई कर दिया, क्या इलेक्ट्रिकल करंट उसका कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक बार एक फुल कंडीशन के बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना अमाउंट में
ग्लो कर गया, उसके बाद नहीं ग्लो कर रहा है, बट आप पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉन्टिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से फैन का एग्जांपल ले लीजिए, और भी बहुत सारी चीजों का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो जिसमें क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इलेक्ट्रिकल करंट इंक्रीज ना करें, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए चले जाएं, तो क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए नॉन ओम्स लॉ कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मैंने फिक्स कर दिया, वी आई ग्राफ है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मैंने क्या काम किया, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स किया है, बट यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। देखो कुछ देर तो स्ट्रेट लाइन गया, आप कह सकते हैं ये यहां तक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, वी आई, यहां तक पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, लेकिन अब यहां पर देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए जा रहा हूं, देखो अप्लाई होता हुआ जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट नेग्लिजिबली बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया भाई, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे सीधे मिलना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते जाएं और इलेक्ट्रिकल करंट उसके प्रोपोर्शनल में इंक्रीज ना हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, नॉन ओम्स लॉ कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, डायोड हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ऑल ऑफ देम आर नॉन ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के लिए आपके लिए क्या हो गया कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, यानी कि मेटल जो है बेसिकली, जिसको आप कह सकते हैं मेटल इज फॉलोइंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के लिए फिलहाल इतना ही। फर्दर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज डिस्कस करेंगे जो कि है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो अभी ओम्स लॉ आप पहले ही से ही जानते थे, अब हम लोग उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।